नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। इससे पहले हमने जो पहली क्लास पढ़ी थी प्रतिलोम त्रिकोणमिति और सांतत्यता तथा अवकलनीयता, उसके लिए आपके कमेंट्स व्यूज़ देके अच्छा लगा। आप इसी तरह क्लास से जुड़े रहिए। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अवकलन, ये टॉपिक भी आप ध्यान से समझना, क्योंकि अवकलन टोटली निर्भर करता है अवकलन पर समाकलन। अवकलन और समाकलन में केवल यही अंतर है कि भाई अब जब हम अवकलन कर देते हैं उसको अगेन इंटीग्रेट यानी समाकलन करके उसी फलन पर वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने बात की अवकलन के लिए पहले जरूरी है अपन अवकलनीयता की जांच, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और अवकलनीय वही फलन होता है जो संतत भी होता है। अगर कोई फलन संतत नहीं होगा या सतत नहीं होगा तो वह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। अब जैसे हमने पढ़ा था अवकलन, तो अवकलन का LHD RHD जो निकाले थे अवकलनीयता में, तो अवकलन की जितनी भी आइडेंटिटीज, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं प्रथम सिद्धांत से। ठीक, हालांकि हमें यहाँ प्रथम सिद्धांत को उपयोग में नहीं लेना है, यहां हमको अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए पहले मैं बेसिक आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझना। अवकलन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, किसी एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू के सापेक्ष परिवर्तन। जैसे मैं बोलूं x के सापेक्ष y में परिवर्तन निकालना है, लेकिन निर्भर करनी चाहिए वो वैल्यू इस पर। ऐसा नहीं कि मैं x कोई वैल्यू है और y उस पर निर्भर ही नहीं कर रही है तो उसका अवकलन करें। अवकलन करने के बाद भी या परिवर्तन करने के बाद भी तो x के सापेक्ष y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अवकलन का मतलब है परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है उसका हम अवकलन करते हैं। जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहला मैंने लिखा dy/dx, इसका मतलब हो गया x के सापेक्ष जो भी वैल्यू लिखूंगा उसका अवकलन। मैंने लिख दिया मान लो कांस्टेंट। पहले तो c लिख देता हूं, इसको c मतलब कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का अवकलन तो संभव है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में परिवर्तन होगा नहीं, यानी वो क्या होगी वैल्यू 0। मैं साधारण लिख दूं यहां पर, अवकलन का मतलब हो गया x के सापेक्ष किसी नियतांक में परिवर्तन। जिसमें फिजिक्स की भाषा में बताऊं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बेसिक पढ़ते हैं धारा क्या होती है, तो उनका फिजिक्स का पहला चैप्टर शायद स्थिर वैद्युत है। स्थिर वैद्युत है तो स्थिर वैद्युत में वैद्युत तो पढ़ा ही नहीं, चार्ज स्थिर क्यों बोला? स्थिर क्यों बोला? क्योंकि वहां धारा 0 हो गई। क्यों? क्योंकि आवेश में समय के सापेक्ष परिवर्तन ही नहीं होगा। अगर अपन धारा की बात करते हैं तो धारा क्या पढ़ते हैं? I = dq/dt, मतलब t के सापेक्ष q में परिवर्तन। ऐसे ही मैं x के सापेक्ष किसी नियतांक में परिवर्तन करूंगा, यानी उसका अवकलन क्या होगा 0। दूसरा हम जैसे बात करते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला dy/dx ऑफ x की पावर n, तो ये किसके इक्वल आएगा? n x की पावर n-1। एक फॉर्मूला अपन प्रूव भी कर लेते हैं साथ में प्रथम सिद्धांत से। एक और ध्यान रखना, अवकलन को dy/dx ऑफ एनी फंक्शन या f'(x) या कैपिटल D या y' इनसे प्रदर्शित करते हैं। एक बार अवकलन को आगे पढ़ेंगे और अवकलन क्या होते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला अपन को यह सिद्ध करना है nx की पावर n-1 कैसे आए, तो अपन मैंने बताया RHD का फॉर्मूला हम उपयोग में क्या लेते हैं। जैसे मैंने RHD का, इसको अपन प्रथम सिद्धांत अवकलन भी बोलते हैं। प्रथम सिद्धांत क्या होगा? जैसे मुझे निकालना है, मुझे एक क्वेश्चन दिया f(x) = x की पावर n, x की पावर n का अवकलन करना है। अब x की पावर n का अवकलन अपन किससे लिखेंगे? f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fa+h माइनस fa। a पे नहीं लिख रहे हैं तो अपन x पे ही ज्ञात कर रहे हैं। मान लो a नहीं दिया है तो x पे ही ज्ञात कर रहे हैं, तो a की जगह में x लिख देता हूं अपॉन h। यही फॉर्मूला लिखा था RHD का भी। अब हमने यहां पे वैल्यू रखी, मैंने लिखा सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x+h रखना है x के प्लेस पर, तो मैंने रखा x+h की पावर n माइनस fx के प्लेस पर x की पावर n अपॉन h। अब मैं अगर h के प्लेस पर 0 रखता हूं तो 0/0 हो रहा है। अगर h के प्लेस पर मैं 0 रख दूंगा तो ये 0/0 का केस है। तो अपन
एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, 11th क्लास में बताते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम के, अगर वो नहीं करना है तो अपन और किसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं यानी कि लिमिट का जो रूल है उसी को फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैल्यू को जब तक सॉल्व करते हैं जब तक उसकी अपरिभाषित टर्म ना हट जाए। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, इस पूरी श्रेणी को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं h की जगह 0 नहीं रखना चाहता, h की जगह 0 नहीं रखना चाहता तो दो तरीके हैं। मैं इसमें ए तरीका जिसको लिख देता हूं एल हॉस्पिटल, सबसे आसान, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता सकते अपन क्योंकि इसमें अवकलन करना पड़ता है पहले और अपन अवकलन ही कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां इसलिए बता देता हूं कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, अवकलन इजी टॉपिक है तो आसानी से कर लेंगे। जब भी 0/0 की केस मिलेगा तो हम इसका ऊपर वाले पार्ट का अलग अवकलन कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट का अलग अवकलन कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट का मैंने अवकलन किया लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला यही है, वैसे इसी को प्रूव कर रहे हैं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन एक मैं बेसिक बता रहा हूं, जहां भी आपको 0/0 लगेगा आप वहां पर कर देना। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे पास, n x प्लस h की पावर n माइनस 1 और इधर बनेगा n x की पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला बनना है। और नीचे h का अवकलन 0, h का अवकलन 0 हो गया। अच्छा, ये मैंने अवकलन कर दिया h के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं किया, किसके सापेक्ष है, मैं यहां लिख रहा हूं h के सापेक्ष। जब मैं h के सापेक्ष करूंगा तो x का अवकलन मेरे पास ये ना आके क्या आएगा, 0। अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करता तो मुझे ये अवकलन मिलता है, यानी ये वाली टर्म मेरे पास नहीं है। अब मैं h के स्थान पे डायरेक्ट 0 रख देता हूं, मतलब ये वैल्यू क्या है मेरे पास, 0। ठीक, अब मैं यहां पे h की जगह 0 रख देता हूं, मुझे क्या मिल गया, n x की पावर n माइनस 1। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये तो खैर एक नॉर्मल बताया मैंने, आप ये मान के चलो ये मैंने आपको बताया है लिमिट सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तरीका। यहां तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अवकलन ही करना सीखना है और अवकलन ही लगा दें, तो अपन इसको और दूसरे तरीके से करते हैं। इसी लाइन को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता हूं, ये मान के चलता हूं कि आपको बाइनोमियल थ्योरम या बीटी वाला चैप्टर, द्विपद प्रमेय वाला चैप्टर आता है जो 11th क्लास में, और द्विपद प्रमेय वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी की पावर n, इसकी मैं श्रेणी खोलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, कहां तक, ncn a की पावर 0 b की पावर n। मैं केवल इस वाले पार्ट में ये सीरीज एक्सटेंड कर देता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज एक्सटेंड करूंगा। मैंने निकाला f डैश x, मुझे निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं इस सीरीज को एक्सटेंड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस h की पावर n की श्रेणी को खोलेंगे तो क्या बनेगा, nc0 x की पावर n h की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1। इसी तरीके से कहां तक जाएगी, ncn x की पावर 0 h की पावर n। ये वैल्यू तो x प्लस h की पावर n हो गई माइनस x की पावर n अपॉन h। आप एक तरीके से ये मान के चलिए, मैं आपको लिमिट सॉल्व करना बता रहा हूं, वैसे तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1। अब मैंने इसको सॉल्व किया, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, nc0 की वैल्यू 1 होती है, ये मुझे अलग से रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, nc0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 इंटू x की पावर n और h की पावर 0। nc1 की वैल्यू n होती है, x की पावर n माइनस 1 h, और बाकी टर्म्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ncn 1 हो गया, यहां रह गया h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। यहां पर x की पावर n से x की पावर n हट गया, मैं एक h कॉमन ले लेता हूं, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने एक h कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया, n x की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी लास्ट में h की पावर n माइनस 1 अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया, आगे वाली हर एक टर्म में h कॉमन लेने के बाद एक h आएगा ही आएगा। अब मैं h की जगह 0 रखता हूं
तो मुझे मिलेगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आप इसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी बोल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, यहां मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, यहां बता रहा हूं अवकलन का मतलब क्या है। एक बार मेरी बात वापस से सुनना आप ध्यान से, कि अवकलन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू के सापेक्ष या प्रांत के सापेक्ष उसके परिसर में परिवर्तन, x की वजह से y में परिवर्तन। अगर हो रहा है तो ही अवकलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां पर भी ये x के साथ, अब मैंने पहला फॉर्मूला लिखा किसी नियतांक का अवकलन, नियतांक में परिवर्तन किसी भी वैल्यू के सापेक्ष संभव नहीं है, इसलिए इसका अवकलन 0। वैसे ये 11th क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है फिजिक्स में। x की पावर n का अवकलन, ये हमने प्रूव भी किया, प्रथम सिद्धांत से भी किया। ये शॉर्टकट मेथड जब आप अवकलन सीख जाओगे तब यूज में ले सकते हो। कहां पर, जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तब। इसमें फिर अब अपन बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी में। अगर dy dx किसी कांस्टेंट के साथ में रखता हूं तो मैं कांस्टेंट को बाहर लिख लेता हूं, dy dx ऑफ x की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, a x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। फोर्थ आइडेंटिटी, अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है dy dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x, आइडेंटिटी बना लो। वैसे तो आइडेंटिटी नहीं है, ये क्लियर दिख रहा है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, यानी n की वैल्यू इसी आइडेंटिटी में मैं हाफ रख देता हूं, तो क्या आ गया, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन, यानी कि हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी माइनस वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी पावर में, 2 एक्स की पावर हाफ, यानी टोटल क्या हो गया, 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये आइडेंटिटी अवकलन नंबर 4th आइडेंटिटी, इसको आप नाम दे सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको समझने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अवकलन का मतलब होता है एक वैल्यू के सापेक्ष दूसरे वैल्यू में परिवर्तन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अवकलनीयता और सततता में क्या अंतर है। जब कोई ग्राफ बनाते हैं हम, जब जैसे भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ, इस ग्राफ का अवकलन संभव होगा, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं सभी वैल्यू के लिए तो अवकलन संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह अवकलनीय नहीं है, इनमें ये एजेस आ गए, कॉर्नर आ गए, तो इसमें यह संभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आगे और आइडेंटिटीज करते हैं। अब आप समझना आ गया, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं बिल्कुल। अभी अपन कुछ भी ऐसे पार्ट नहीं कर रहे हैं जो थोड़ा अलग और हार्ड हो। ठीक, नेक्स्ट हम फिफ्थ आइडेंटिटी नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, या e की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, e की पावर x ही रहना है। इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में एक सीरीज लिखी थी, उस सीरीज का जब मैं अवकलन करूंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने एक सीरीज लिखी थी e की पावर x की 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब मैं इसका अवकलन करता हूं, d बटे डी एक्स ऑफ e की पावर x। हम क्या लिखेंगे, d बटे डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब अवकलन, ये योज्यता का नियम है, इनमें मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, प्लस या माइनस सिंपल है, सबके साथ अलग अलग करना होता है। मल्टीप्लाई आएगा तब हम सोचेंगे। जब किसी नियतांक का करते हैं अवकलन तो क्या होता है, 0। जब x की पावर x का करेंगे, x का मतलब हो गया मैं कर रहा हूं d बटे डी एक्स ऑफ x, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही मैंने d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का किया, अभी बताया जो नियतांक है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 नियतांक है, उसको मैंने बाहर लिख लिया। अवकलन मुझे किसका करना है, d बटे डी एक्स
x की घात 3, इसी तरीके से आता जाएगा 0। x के सापेक्ष x का अवकलन, ये भी आप आइडेंटिटी की तरह यूज में ले लो। एक होता है, इसको अपन अलग आइडेंटिटी बना देंगे अभी, nx की पावर n-1 से। यहां पर 1/2 बाहर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x की पावर 2-1। 1/6 बाहर है, इसका हो जाएगा 3x की पावर 3-1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। यानी क्या मिल गया मुझे 1 प्लस x की पावर 2-1 x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। इसी प्रकार सीरीज बनती जाएगी। यानी अगेन मुझे क्या मिल गया e की पावर x। इसीलिए e की पावर x का अवकलन करो चाहे समाकलन करो वही मिलता है। 6th आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं d/dx ऑफ log x। इसको भी हम सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम यहां केवल डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहे हैं उपयोग में, 1/x। 7th आइडेंटिटी अगर मैं चाहता हूं d/dx ऑफ, इसको मैं नाम दे देता हूं u इंटू वी, यानी कि दो वेरिएबल फंक्शंस जो x पर निर्भर करते हैं उनका साथ में अवकलन करना है। तो u इंटू वी का मतलब क्या हो गया, u को छोड़ देंगे अवकलन करेंगे v का, प्लस v को छोड़ देंगे अवकलन करेंगे u का। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं साथ में। मैंने लिखा d/dx e की पावर x और साथ में लिख दिया मैंने log x। ठीक है, जब मुझे इनका अवकलन करना है तो मैं कोई भी एक u हो जाएगा, दूसरा v, इसके अकॉर्डिंग करूंगा। e की पावर x को छोड़ दिया अवकलन किया log x का, प्लस log x को छोड़ दिया, इसको मैंने u लिखा, इसको v आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले में रख रहा हूं। d/dx फिर किया मैंने v यानी कि u यानी कि e की पावर x। e की पावर x का अवकलन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, e की पावर x आता है। log x का अवकलन ये लिखा हुआ है 1/x आता है, प्लस इस log x को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x आएगा। मैंने यहां से या तो ऐसे ही लिख दो या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं e की पावर x कॉमन 1 log x। ये u इंटू वी की आइडेंटिटी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक मैं नोट करके अलग से लिख देता हूं यहां पर, वैसे तो इजी है लेकिन d/dx ऑफ x, क्योंकि बहुत बार आता है इसलिए फॉर्मुलेट कर लेना इसको भी। x के सापेक्ष x का अवकलन एक होता है। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे और आइडेंटिटीज बताता हूं आपको। ठीक, ये आइडेंटिटी तो मैं लिख ही रहने देता हूं, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं e की पावर x के बाद या u इंटू वी आइडेंटिटीज के लिए हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा d/dx ऑफ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आइडेंटिटी सारी प्रूव की जा सकती हैं प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ऐसे ही d/dx ऑफ cos x, cos x की आइडेंटिटी होती है माइनस sin x। आइडेंटिटी अगर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, मैंने u इंटू वी तो बता दिया था, अब मैं एक आइडेंटिटी बना रहा हूं किसके लिए, u अपॉन वी के लिए, डिवाइड के लिए। u अपॉन वी में भी क्या होगा, जब हम v को छोड़ देते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे u का, माइनस u को छोड़ देंगे डिफरेंशिएशन करेंगे v का, डिवाइड बाय v स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल भी है और आइडेंटिटी भी है जो मैं लिख रहा हूं। आइडेंटिटी नंबर 11 d/dx ऑफ 10x। 10x को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ sin x अपॉन cos x। u अपॉन v अप्लाई किया, v के प्लेस पे cos और u के प्लेस पर sin। इसमें सब्सटीट्यूट किया, पुट किया इसमें फॉर्मूले में, ये u हो गया और ये v हो गया। v के प्लेस पर रखा मैंने cos x, d/dx ऑफ sin x माइनस sin x d/dx ऑफ cos x। वैसे तो मुझे इतना डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, जैसे ही आप साइंस लेते हो, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स, मैथ्स हो चाहे बायो, आपको फिजिक्स में इनिशियल 0 चैप्टर करके मैथमेटिक्स बताया जाता है, उसमें ये बेसिक आइडेंटिटीज अवकलन की भी कराई जाती हैं।
तभी अपन यहां पर डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमको धीरे धीरे अवकल समीकरण, समाकलन, इन सब तक पहुंचना है, इसलिए अवकलन की डिटेल अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे मैंने इस cos x को यहां छोड़ दिया, sin x का अवकलन, अवकलन याद रखिएगा जो dy dx के अंदर है उसका होगा, जो पहले लिखा है वो गुणांक है, मल्टीपल है। sin x का अवकलन हमने यहां लिख रखा है cos x, तो यहां भी क्या लिखेंगे cos x माइनस ये sin x ऐसे ही रहा, cos x का अवकलन हमने लिख रखा है माइनस sin x, तो यहां आएगा माइनस sin x और नीचे cos स्क्वायर x, cos इंटू cos तो क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x। यानी कि हमको क्या मिला, 11th आइडेंटिटी ही है ये, tan x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या मिला, 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec, यानी कि sec। इसी प्रकार आइडेंटिटी नंबर 12 मान लीजिए dy dx ऑफ cot x, इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं cos अपॉन साइन लिखकर, ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x। ऐसे ही dy dx ऑफ sec x, इसको हम प्रूव कर लेते हैं, फिर cosec सिमिलर लिख लेंगे। वैसे sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, मैंने लिखा dy dx ऑफ sec को लिख लिया 1 अपॉन cos x, और मैंने u अपॉन v अप्लाई किया क्योंकि अभी तक हमने चेन रूल नहीं किया है। u की वैल्यू 1, v की वैल्यू cos x अपने आइडेंटिटी में रखी, v के प्लेस पर रखा cos x, u के प्लेस पर रखा 1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन v स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x का माइनस sin x, माइनस sin है, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos स्क्वायर x को मैंने लिख दिया cos x इंटू cos x, sin अपॉन cos क्या होता है tan x, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec x। ये किसका डिफरेंशिएशन है sec x का। और इसी प्रकार 14th जिसको मैं नंबर दे रहा हूं वो है dy dx ऑफ cosec x, ये क्या होगा माइनस cosec x cot x। देखिए ऐसे आइडेंटिटी याद भी रखनी पड़ेंगी, और याद रखने का तरीका ये नहीं है कि इनको रटना है, याद रखने का तरीका एक सिंपल सा है कि इनको प्रैक्टिस में लाना है, इनका यूज करना है अच्छे से, इनका यूज करेंगे तो ये हमेशा अच्छे से याद रहेंगी। तो आप अच्छे से समझना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं इसकी। आपके एग्जाम में कैलकुलस वाला पार्ट मैंने इसलिए पहले उठाया कि एग्जाम जल्दी होता है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए मैथमेटिक्स का। और ये आप पूरे एक साल आपने पढ़ा होगा तो आपको लग गया होगा कि कैलकुलस बड़ा पार्ट है। ठीक, अब जो मैं बता रहा हूं आप उसको समझना, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। आपको कुछ अलग से नहीं करना उसमें, चेन रूल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मैंने कोई अवकलन दिया d बटे dx, और इतना भी ध्यान से समझना कि अगर चेन रूल समझ में आ गया तो ये मान के चलिए अवकलन कैसा भी हो यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा dy dx ऑफ, अभी मैंने आपको अवकलन दिया sin x का, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैंने लिखा sin ax का करने, तो x के सापेक्ष पहले तो देखेंगे sin ax में x है या नहीं, बिल्कुल है। तो अब मैं x के सापेक्ष sin ax का अवकलन करूंगा तो sin ax का अवकलन
क्या होगा, साइन के लिए बड़ा फंक्शन हमारे पास साइन है, साइन के अंदर ax है, तो पहले अवकलन होगा साइन x का। साइन के लिए पूरा का पूरा x है, और साइन के लिए पूरा x है, तो साइन का अवकलन अभी अपने पढ़ा है cos x, तो यहां x की वैल्यू क्या है, ax। लेकिन वो साइन के लिए था, अब मुझे ax का भी अवकलन करना पड़ेगा। और ये श्रृंखला नियम, गुणन नियम, श्रृंखला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आते जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये cos ax तो ऐसे रहने दूंगा। अभी मैंने बताया अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन मैंने एक बताया था, तो यानी मुझे यहां क्या मिल जाएगा, a cos ax। मतलब क्या हो गया, श्रृंखला नियम में अवकलन जब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट वैल्यू कोई x ना बचे, x की पावर मतलब लास्ट अवकलन 1 ना आ जाए। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा पूरा एक अच्छे से समझना इसको, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ साइन ax प्लस बी, और हार्ड कर देते हैं तो इसमें भी मैंने अंडर रूट लगा दिया। हार्ड तो कुछ नहीं है, बस ये नियम समझना है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, आपके पढ़ने में क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, अंडर रूट साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, यानी सबसे पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा, अंडर रूट, सबसे बड़ा फंक्शन हो गया अंडर रूट। अब उस अंडर रूट के लिए ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, एक्स, और मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या बताया है, 1/2 रूट एक्स, यानी इसका क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि साइन रूट ए एक्स प्लस बी, ये कंप्लीट वैल्यू क्या है, एक्स। अब मेरे पास किसका अवकलन हुआ है, केवल रूट का। अगला फलन क्या है इसमें, साइन, तो मैं यहां लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ए एक्स प्लस बी। पहले हुआ बाहर वाले रूट का, अब होगा साइन। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुणा में चलता रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास, साइन रूट ए एक्स प्लस बी, फलन क्या बन रहा है, पहले साइन या रूट, साइन बन रहा है, तो अब मुख्य फलन हो गया साइन, और साइन के लिए ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स। तो यानी कि मेरे पास यहां तो आ गया क्या, 1/2 रूट ऑफ साइन रूट ए एक्स प्लस बी, ये चलता रहेगा, और साइन एक्स का अवकलन मैंने बताया है cos x होता है। मैं यहां एक और बार लिख देता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, यानी इसका अवकलन हो गया cos, तो यहां आ गया cos x क्या है, ये पूरा फलन रूट ए एक्स प्लस बी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, किसका अवकलन हुआ है, साइन का, यानी अभी अंदर वाला पार्ट रह गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये मल्टीप्लाई में आते जाएंगे, मेरे पास इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, cos रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 साइन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या रह गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि अब अंडर रूट फंक्शन है, यानी इसके अंदर जो लिखा है वो x है, और रूट एक्स का अवकलन हमने यहां लिखा हुआ 1/2 रूट एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, और x क्या है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी। अभी भी अवकलन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब अवकलन होगा किसका, ए एक्स प्लस बी का। अब अवकलन होगा ए एक्स प्लस बी का। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, अगर ए एक्स प्लस बी का होगा तो बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, तो इनको तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, क्या रह गया मेरे पास, cos रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, नीचे 2 × 2 4 रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और रूट ऑफ साइन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब किसका होगा इसका, इसको किससे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है उसको मैंने बाहर लिख लिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब देखिए हम जानते हैं b का अवकलन 0, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। जैसे ही मुझे ये मिल गया, इसके बाद मुझे अवकलन करने की जरूरत नहीं है, यानी मेरे पास केवल क्या रह गया, ये 1 × a को मैं पहले लिख देता हूं, a
कॉस रूट ऑफ ax प्लस बी अपॉन 4 रूट ऑफ ax प्लस बी, देन रूट ऑफ साइन अगेन रूट ऑफ ax प्लस बी। तो मेरा इतना बड़ा ये सब समझाने का मतलब केवल क्या है, आप चेन रूल समझिए। चेन रूल में x क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को एक बार वापस बताता हूं। रूट पहले पढ़ने में आ रहा, अब रूट के अंदर कुछ भी लिखा है वो मेरा x हो गया। मैंने रूट का अवकलन किया 1/2 रूट x की जो वैल्यू थी रख दी, रूट खत्म। अब मेरे पास जो बच गया x बच गया, अब उसका अवकलन x का अवकलन एक्चुअली यहां भी करते हैं, x का अवकलन खत्म करना होता है, इसका करेंगे। अब मेरे पास है साइन, अब अंदर कुछ भी लिखा हुआ वो x है, तो साइन का cos x, अंदर जो लिखा था वो x की जगह, अब उस x का करेंगे। फिर पढ़ा हमने रूट, अब अंदर जो भी लिखा है वो x है, तो इसका हो गया 1/2 रूट x, ये हो गया। फिर ax प्लस b, तो b तो कांस्टेंट था, अलग था, प्लस साइन के साथ तो अलग हो गया। ax में a बाहर, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन होने लगता है केवल, वह हमारा फंक्शन सॉल्व हो जाता है। ये हो गया इसका चेन रूल। यानी कि चेन रूल में अवकलन जब तक किया जाता है किसी भी फलन का, तब तक केवल आखिरी अवकलन x का ना बचे, और जितने भी अवकलन होते हैं वो मल्टीपल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। आप चाहे तो उसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अवकलन को समझने के लिए बेसिक आइडेंटिटी याद कर ली जाती है, ये नियम आना चाहिए, इसलिए उनको आइडेंटिटीज और इनको इसको रूल नेम दिया, चेन रूल, श्रृंखला नियम। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसका। आप इसको ध्यान से कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या जो नंबर दिया है उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अवकलन हम कर किसका रहे? अगर x किसी फलन का कर रहे हैं, ठीक है, जो x पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं कोई अवकलन आपको दे रहा हूं, पहले मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, मैंने एक फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन दिया x पर डिपेंड कर रहा है, मैंने लिखा sin x, मतलब क्या हो गया, f(x) x पर निर्भर कर रहा है। और मैंने अवकलन किया dy dx, इसी को y भी बोलते हैं ना, ऑफ y। मैंने एक दिया dy dx ऑफ sin x, और मैंने एक लिख कर दिया dy dx ऑफ sin a। तो मतलब हो गया ये a का फंक्शन है, x पर निर्भर तो करेगा नहीं। जैसे मैं एक क्लास में आगे वाले में किसी में चार्टर लगाऊंगा तो पीछे सबसे लास्ट वाले को क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो हिलेगा डुलेगा नहीं, जो प्रॉब्लम होगी उसी के पास होगी। यानी कि x पर ये निर्भर नहीं करेगा, यानी इसका अवकलन 0 नियतांक है। यहां पर x का sin x है, sin x का अवकलन जैसे होता है बेसिक फॉर्मूला cos x। और y है, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो अवकलन करना है, नहीं तो dy बाई dx हो गया। कहने का मतलब यह हो गया, अगर मैंने कोई अवकलन आपको x² दिया है, y हम मान के चलते हैं कि फंक्शन f(x) है, बताए या ना बताए, यानी अपन जो अवकलन पढ़ रहे हैं फलन के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कलन फलन के लिए पढ़ते हैं, और फलन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं x y से, यानी कहीं ना कहीं y x पर निर्भर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं x² का दिया तो हम जानते हैं n x की पावर n माइनस 1। अगर मैंने कोई अवकलन आपको dy dx ऑफ y की पावर 2 दे दिया तो अवकलन तो ऐसे ही होगा 2y की पावर 2 माइनस 1, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx। यानी जितनी भी आइडेंटिटी है वही चलेंगी। जैसे मैंने लिखा dy dx ऑफ कुछ भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं sin y, तो sin y का अवकलन cos y होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, dy बाई dx। तो आप ये मान के चलिए कि y को अलग से रिप्रेजेंट करने या बताने की जरूरत नहीं है। एक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप देखिए। जैसे मैंने एक अवकलन दिया dy dx ऑफ sin स्क्वायर ax प्लस b, तो आप क्वेश्चन में क्या है, मेन फंक्शन क्या है, साइन या फिर स्क्वायर? इसमें मेन फंक्शन है स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, पूरे के बाहर है। अगर ये स्क्वायर यहां होता तो साइन होता। जैसे मैंने दो क्वेश्चन अलग अलग लिख दिए, एक क्वेश्चन मैंने यहां भी लिख दिया
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझ, स्क्वायर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में होल स्क्वायर है तो पहले आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर की, यानी यहां पे क्या बनेगा 2, और इस होल स्क्वायर के लिए जो भी लिखा है वो x, साइन ए एक्स प्लस बी की पावर 1, 2 माइनस 1 1। देन फिर क्या बचा हमारे पास ए एक्स प्लस बी, यानी ये तो सॉल्व होकर आ गया 2 साइन ए एक्स प्लस बी, जिस इसको जैसे करते हैं भाई ए बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी का 0 हो गया, इसका एक्स के सापेक्ष एक्स का 1, यानी केवल ए रह गया, इसको मैंने पहले लिख दिया, ये इसका अवकलन आया। लेकिन अगर मैं इसी अवकलन को यहां करता हूं साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला स्क्वायर केवल ए एक्स प्लस बी पर है, यानी कि मुख्य फंक्शन साइन, और साइन का अवकलन कॉस होगा, साइन का अवकलन कॉस, साइन के लिए जो भी लिखा है ये एक्स है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर मुझे अवकलन किसका करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुख्य फंक्शन क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला, तो ये तो ऐसे ही चलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही चलेगा, साथ में क्या आ जाएगा 2 ए एक्स प्लस बी की पावर 1, और उसके बाद अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का। इसी तरीके से चेन रूल भी अप्लाई करते हैं। बेसिक मेरा बताने का, एक्स के सापेक्ष एक्स का पूरा अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन होगा उसी फॉर्मूले से, लेकिन साथ में परिवर्तन आएगा, मतलब डी वाई बाय डी एक्स आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1-2 एग्जांपल्स करते हैं इस पर। देखिए, एक मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एक क्वेश्चन लिख के दे दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x क्यूब वाई इज इक्वल टू 200। बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है। जब दो फंक्शन साथ में आते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं u इंटू वी, उस फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो कैसे करते हैं, u को छोड़ दिया, अवकलन किया v का, प्लस v को छोड़ दिया, अवकलन किया u का। यहां भी यही करेंगे, u मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, अवकलन किया y का, प्लस y को छोड़ दिया, अवकलन किया एक्स स्क्वायर का। ये केवल ये वाला पार्ट हुआ है। फिर आते हैं यहां पर एक्स वाई में, तो इसमें क्या करेंगे, x को छोड़ दिया, अवकलन किया y का, प्लस y को छोड़ दिया, अवकलन किया x का। फिर थर्ड में आते हैं, x को छोड़ दिया, अवकलन किया y स्क्वायर का, प्लस y स्क्वायर को छोड़ दिया, अवकलन करेंगे x का। यहां पे 3 भी लिखा है, 3 एक नियतांक है तो नियतांक को बाहर लिख लिया 3। फिर एक्स क्यूब वाई है तो एक्स क्यूब को छोड़ दिया, अवकलन किया y का, प्लस y को छोड़ दिया, अवकलन किया एक्स क्यूब का, और बराबर में क्या है, अवकलन किसका करना है, 200 का। 200 एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0। अब इनका अवकलन किया एक्स स्क्वायर, y का एक्स के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन nx की पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से 2x, प्लस अगेन x को छोड़ दिया, y का dy बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस y को छोड़ दिया, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, देन x को छोड़ दिया, y स्क्वायर का अवकलन 2y और साथ में dy बाई डी एक्स, प्लस x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो केवल क्या रह गया, y स्क्वायर। 3 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 3x क्यूब और साथ में dy बाई डी एक्स। अब यहां 3y तो लिखा है x क्यूब का, 3x की पावर 2 x की पावर n
1 वाले 3 इंटू 3 स्क्वायर वाई, और इक्वल में 200 का डिफरेंशिएशन 0। कहने का मतलब अगर x और y साथ में आएंगे तो वो दो फंक्शंस हैं, और दो फंक्शन साथ में आते हैं तो हम u इंटू वी अप्लाई करते हैं। अब जिन जिन के पास dy बाई डी एक्स है कॉमन ले लेते हैं, यहां पर है, यहां पर है ये, और ये 4 वैल्यू, इनसे मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसको अरेंज करके लिख लो, 2xy प्लस 3x स्क्वायर। जहां पर dy बाई डी एक्स था हमने वहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और जो वैल्यू बिना dy बाई डी एक्स की थी उनको राइट हैंड साइड ले गए, साइन चेंज करे होगा तो माइनस में हो जाएंगी। जैसे 2xy राइट हैंड साइड गया तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया 2xy, यहां से y, देन यहां पर y स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर y, और जो मल्टीपल में है वो दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है। चाहो तो सिंपल करके लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन चारों से y कॉमन ले सकते हैं तो माइनस y कॉमन ले लिया, क्या क्या रह गया, पहले पावर के ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे मैं पहले कांस्टेंट लिख देता हूँ 1 प्लस, इसमें से y निकल गया है तो 2x प्लस y प्लस 9x स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं तो क्या रहेगा, x तो बाहर, 1 प्लस 2y प्लस 3x। वन मोर थिंग, अब जैसे मैंने क्या किया, अपने पास यहां पे क्या था, जो डी बाई बाई इसमें 3x स्क्वायर y, ये वाली जो टर्म लिखी है डी बाई डी एक्स जिनसे कॉमन लिया है, डी बाई डी एक्स वाली टर्म जहां कॉमन ली थी वहां पर लास्ट में यहां एक्स क्यूब है, अपन ने यहां पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, डी बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ एक्स क्यूब है तो यहां पर भी एक्स क्यूब, मतलब ये जनरल कैलकुलेशन है, ये आप चेक कर सकते हो आसानी से। मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो यहां पर एक्स स्क्वायर रह गया। कहने का मतलब u इंटू वी जहां भी लगेगा वहां पर आप देख लेना कि एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई के दो फंक्शन है तो u v लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम x का कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट कर देंगे। तो क्या हुआ इसका मतलब, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया y का कर दिया, प्लस y को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का, ऐसे ही अप्लाई कर लिया। इसके बाद तो नीचे सारा पार्ट केवल कैलकुलेशन का है। इतना ध्यान रखना है जहां पर y के किसी y की फॉर्म का जब अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन तो x की तरह ही होगा, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। ठीक, इसको आप नेक्स्ट आगे समझना, नेक्स्ट एग्जांपल समझना या नेक्स्ट मेथड समझते हैं, फिर दोनों पे अप्लाई करते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहली क्लास जो अपने इस चैनल पे ली उसमें सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति स्टार्ट किया। अब जो अवकलन बता रहा हूं वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर निर्भर करने वाले अवकलन, जैसे उनके पहले आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए। जैसे अब मैं लिख रहा हूं, पहला हम क्या पढ़ते हैं, एफ एक्स, मैं बोला एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करना है मुझे। मैं दोनों साइड साइन लेता हूं तो यहां पे क्या आ गया, साइन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या रह गया मेरे पास, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या किया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष या y जिसके भी सापेक्ष करना है, अवकलन करने पर करिए अवकलन। साइन का क्या होता है, कॉस, तो मैंने साइन का अवकलन किया कॉस y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहा हूं तो y का करूंगा तो साथ में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। यहां से मैंने dy बाई डी एक्स फाइंड किया, क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस y, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आ गया, सेक y। अब मुझे सेक y की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे पहले पता है कि साइन y किसके इक्वल है, x के, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां 1 लिख देते हैं,
समकोण त्रिभुज बनाया, 10th क्लास का सिंपल फॉर्मूला, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, x 1, आधार ज्ञात किया पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे साइन पता है, सेक फाइंड करना है, और सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी मुझे मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई को मैं क्या बोल रहा हूं? साइन इनवर्स एक्स। किसके बराबर आया? 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये हो गया किसका? साइन इनवर्स एक्स का। जब मैं इसी प्रकार करूंगा, इसी प्रकार मैं अवकलन निकालूंगा किसका? कॉस का। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। उसमें बिल्कुल एज इट इज यही चलना है, बस क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे समझना, tan x, tan और cot के सेम रिजल्ट रहेंगे, इसलिए मैं tan का कर देता हूं, केवल माइनस का फर्क रहेगा। इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करेंगे, इसको मैं लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। कॉट कर लेते हैं, कॉट में माइनस आता है, तो मुझे फंक्शन दिया एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। दोनों साइड मैंने कॉट लिया, तो मेरे पास क्या आ गया यहां पर? कॉट y इज इक्वल्स टू x। यहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। कर्ण ज्ञात करके यहीं पर रख लो, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब अवकलन किया, अभी हमने अवकलन के स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे, दोनों पक्षों का अवकलन किया y के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। कॉट का अवकलन क्या होता है? कॉट का अवकलन हमने पढ़ा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो यहां मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y, और y है तो इसलिए x के सापेक्ष था, तो क्या मिलेगा साथ में? डी बाई बाई डी एक्स। x का x के सापेक्ष अवकलन 1। यहां से डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, ये इधर गया 1 अपॉन कॉसेक साइन होता है, तो किसके इक्वल आएगा? साइन स्क्वायर बाय माइनस का। अब साइन स्क्वायर बाय है, अब अपने समकोण त्रिभुज में जाते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या आ गया? डी वाई की वैल्यू रखी मैंने क्या? कॉट इनवर्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि इस पे स्क्वायर था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या मिलेगा? माइनस तो है, बाहर है, और 1 एक का वर्ग 1 और रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए tan और कॉट का सेम आ गया, tan का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस। इसी प्रकार सेक और कोसेक में दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे, बस एक धनात्मक और दूसरा रिजल्ट ऋणात्मक आएगा। जैसे मैं पांचवा मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये इक्वल आएगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी को देखकर हम 6 कर लेते हैं। इसको लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। दोनों साइड कोसेक लिया तो क्या मिल गया मुझे? कोसेक y इज इक्वल्स टू एक्स। फिर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बनाया। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी x 1। आधार ज्ञात किया तो क्या बनेगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका हमने अवकलन किया। कोसेक का मैंने अवकलन बताया आपको माइनस कोसेक वाई कॉट वाई। अगर नहीं लिखा है अवकलन दो फॉर्मूले तो आप लिख लेना, मैं अलग से यहां भी लिख दूंगा। कोसेक का अवकलन होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, और साथ में आएगा डी वाई बाय डी एक्स, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, ये दोनों वैल्यू भाग में आएंगी, माइनस तो आएगा ही आएगा। 1 बटे कोसेक होता है साइन और 1 बटे कॉट होता है टेन। माइनस बार साइन होता है लंब बटे कर्ण 1 बटे एक्स, टेन होता है लंब बटे आधार यानी 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और y की वैल्यू क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स।
ये आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूव करके बताई है, ये अच्छे से आनी चाहिए। कॉसेक इनवर्स एक्स, क्यों? क्योंकि ये भी समाकलन में उपयोग में आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ दो आइडेंटिटी ली है, अगर मैंने वैसे तो स्टार्टिंग में लिखी है, नहीं लिखी हो तो आप उनको भी लिख लेना। कौन कौन सी दो आइडेंटिटीज हैं मैं यहाँ पे नोट करके अलग से लिख देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स के माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी रेगुलर यूज में आने वाली आइडेंटिटीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इन पर क्वेश्चंस, अवकलन एक बड़ा टॉपिक है, मेथड्स ज्यादा हैं, आप पहले इस पर क्वेश्चंस वगैरह ये प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद और इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज में लेना है, दो लॉग वाले डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं लॉगरिथम फॉर्म में, ये सारे मेथड्स, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अभी मेथड्स इसमें हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब हम इसमें अप्लाई करेंगे। आप इस पर क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट इसके जो आगे के क्वेश्चंस है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।